हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आईएएस प्री 2017 के सी सेट के एग्जाम के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको रीजनिंग कंप्लीट पढ़ा रहा हूं। और इसके अंदर मैं आपको रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे 2017 के, वो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं सी सेट एग्जाम के। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे 2020, 2019 एंड 2018 के मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन जो सी सेट एग्जाम के, वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिए। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सीएपीएफ के लिए आपके लास्ट 10 साल के मैंने मैथ रीजनिंग के पेपर अपलोड किए हैं, वो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर है वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। वो तीनों के लिंक आप जाके वन बाय वन चेक कर सकते हैं। ठीक है। और आने वाले टाइम के अंदर ये सी सेट के आपको कम से कम तो 5 से 10 साल के मैं पेपर अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा इस चैनल का। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल के अंदर पहली बार आए हैं तो अभी इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल को जितने भी है उनको शेयर कर दो। और एक न्यू अपडेट आपके लिए बता देता हूँ कि अगर आपको नहीं पता तो आप सारे बच्चे टेलीग्राम के अंदर जाके बलविंदर लाइव को सर्च करें। अदरवाइज इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और जितने भी बच्चों ने यहाँ पे अभी अभी यहाँ पर इससे पहले जितने बच्चों ने ये कहानियां पढ़ी हैं, सी सेट के एग्जाम के क्वेश्चन देखे हैं, तो मैंने अभी यहाँ पे रिसेंटली सभी के कमेंट रीड किए थे खुद। तो काफी बच्चों ने ये बोला कि सर एक क्वेश्चन ये वाला मिस हो गया, सर दूसरा क्वेश्चन ये भी मिस है। ठीक है। तो देखो, जब मैं क्वेश्चन का कंटेंट उठा रहा हूँ वो मैं पेपर से खुद ही बना रहा हूँ। ठीक है। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर आपके मिस हो चुके होंगे, बट एक आधे पेपर में होगा, सभी पेपर में ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मिस हुआ है कोई बात नहीं है, वो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी मैं टाइम रखूंगा उसके लिए भी, तो आने वाले टाइम में वो भी मैं क्लब कर दूंगा। ठीक है, आने वाले टाइम में। क्लियर। अभी जैसे सिस्टम चल रहा है, आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखें, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफी बच्चों ने मुझे जो अप्रिशिएट किया है कि सर आपकी ये क्लास हमें काफी बेनिफिट दे रही है, स्पेशली सीएपीएफ वाले बच्चों ने और आईबी वाले बच्चों ने भी बहुत यहाँ पे कमेंट किए थे कि सर ऐसी हमें सेशन और चाहिए। अभी सी सेट वाले बच्चे को भी यहाँ पे कमेंट आएंगे जब ये 5 से 10 पेपर अपलोड हो जाएंगे तब। तो जिन्होंने यहाँ पर मैसेज और कमेंट किए हैं, थैंक यू फॉर दैट। एंड सारे बच्चे जरूर आप कमेंट एंड लाइक किया करो वीडियो को, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन इससे जरूर मिलता है। और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर भी करो इस चैनल के बारे में, ताकि इसके बारे में सबको पता चले। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आने वाले टाइम में आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, और जो भैया 2-4 क्वेश्चन आपके मिस हुए हैं वो भी आपके मैं आने वाले टाइम में कवर यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, सिलोगिज्म टॉपिक से मिलता जुलता ही आपका टॉपिक बन जाता है। वैसे सिमिलर ही है, बट आप एक बार चेक करके देखें। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल कलर आर प्लीजेंट, सम कलर आर प्लीजेंट, नो कलर इज प्लीजेंट एंड सम कलर आर नॉट प्लीजेंट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, गिव दैट फोर्थ स्टेटमेंट इज ए ट्रू। जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये हमारी यहाँ पर गिवन जो है ये ट्रू है, ये लिखा हुआ है एग्जामिनर ने। अगर ये लिखा हुआ है तो उसने पूछा व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। जो पहली 3 स्टेटमेंट है इनके ऊपर हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, आपके बारे में ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर लगाओ। नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं है, आपके वीडियो को कंटिन्यू प्ले करना, आपको सोल्यूशन वन बाय वन सारे मिलेंगे, बट ट्राई करें अपना कॉपी पेन साथ में रखें। एक तरीके से मॉक टेस्ट समझ के आप इस वीडियो को देखें, ताकि जो भी क्वेश्चन आ रहा है खुद ट्राई करें पहले, बाद में उसका सोल्यूशन समझे। ठीक है। तो अभी मैं सोल्यूशन बताने वाला हूं, अगर आपने किसी ने नहीं ट्राई किया तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि सम कलर आर नॉट प्लीजेंट। अगर यहाँ पे उसने ये बोल दिया कि कलर का यहाँ पे कुछ पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे प्लीजेंट में आ ही नहीं सकता, कलर का कुछ पार्ट प्लीजेंट में नहीं आ सकता, ये बिल्कुल ट्रू है। तो ऑल कलर और प्लीजेंट कभी हो ही नहीं सकते, सारा का सारा कलर प्लीजेंट में नहीं आ सकता, बिकॉज ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो कलर प्लीजेंट में नहीं आएगा, तो सारा का सारा कलर जो है वो प्लीजेंट में आ ही नहीं सकता। तो फर्स्ट वाला ट्रू स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट वाला ट्रू नहीं, सॉरी, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट वाला ट्रू तो हो नहीं सकता, ये तो स्टेटमेंट गलत। थर्ड के बारे में नहीं, फर्स्ट वाला फॉल्स है, ये उत्तर हो सकता है। ये उत्तर होगा ही होगा, क्योंकि ये वाले हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है कि पहले वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर इसको ट्रू मानते हैं जो लिखा हुआ है। ठीक है। बट बाकी भी चेक कर लो। सम कलर आर प्लीजेंट, देखो सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, जो कुछ कलर है हमारे प्लीजेंट नहीं है, तो बाकी के कलर क्या पता प्लीजेंट में हो ना हो, हमें नहीं पता। वी कैन नॉट डिसाइड दैट ये ट्रू हो फॉल्स हो, हमें नहीं पता। नो कलर इज ए प्लीजेंट, भाई सम कलर उसने बोला, कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है, बाकी कलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकते। वी कैन नॉट डिसाइड दैट, ये हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते, बट ये हमें डेफिनेटली पता है ये गलत है। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही क्वेश्चन, सही ऑप्शन। क्लियर।
आई होप सबको समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, इन ए सर्टेन कोड 256 मीन रेड कलर chalk and 258 means green color flower, 254 mean white color chalk, द डिजिट कोड दैट इंडिकेट व्हाइट। व्हाइट के बारे में पूछा जा रहा है, आपको ज्यादा इसमें उलझना नहीं पड़ता, ना ही आपको लिखना पड़ता है। काफी बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के अंदर ऐसे लिखते हैं 256 मीन क्या होगा इसका रेड, ऐसे लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप सीधा ही समझ सकते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं ना। डायरेक्ट आंसर करने के लिए सिर्फ आप सोच के देखो व्हाइट हमारे पास कहाँ पे लिखा है, ये वाला, क्योंकि इसी का कोड पूछा जा रहा है। और कहीं पे व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसमें रेड कलर चौक है, इसमें ग्रीन, कहीं पे व्हाइट नहीं दे रखा। तो आंसर क्या होगा, 254 में से एक होगा, 254 में से होगा, ये डी ऑप्शन तो एलिमिनेट है, 8 तो आएगा इनमें। बात समझ आ रही है, 8 हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे व्हाइट के अकॉर्डिंग 254 में से एक होगा। क्लियर। अगर मैं इसको आगे जाके चेक करूं, यहाँ पे देखा, आप एक बार इसको और समझ के देखो। अगर व्हाइट की बात करें तो यहाँ पे कलर लिखा हुआ है और यहाँ पे चौक लिखा हुआ है। यहाँ पे भी देखो कलर और चौक यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी आपके पास कलर लिखा हुआ है, बट इतना चेक नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पे चेक कर लेंगे कलर एंड चौक। कलर एंड चौक दो नंबर आपके सेम है, तो इसमें से दो डिजिट सेम है, जैसे 2 आपके पास सेम हो गया, 5 आपके पास सेम हो गया, तो जो 6 नंबर बचेगा वो रेड का कोड होगा और जो 4 नंबर बच गया वो व्हाइट का कोड होगा। इसका मतलब ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन। तो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लिया करो, जब भी नया क्वेश्चन आता है उसको खुद ट्राई किया करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, वीडियो को जल्दी से पॉज करो और स्टार्ट करके देखो आपके अकॉर्डिंग आपका उत्तर क्या आ सकता है। आई होप सबने स्टार्ट करके देख लिया होगा। यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे इन ए टेस्ट रणधीर ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड देबू। जो रणधीर है उसको यहाँ पे जो भी टोटल मार्क्स मिले हैं, उसको यहाँ पे जो भी टोटल मार्क्स मिले हैं ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड देबू के टोटल मार्क्स से यहाँ पर क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। ठीक है, तो रणधीर इन दोनों के यहाँ पे ग्रेटर होगा, कुणाल और देबू से ग्रेटर। ठीक है, आगे अगर बात करें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काफी बच्चे ऐसे ड्राइंग बनाते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, रणधीर ऊपर लिख ले और कुणाल और देबू को नीचे लिखे। कुणाल और देबू ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब इनका जो स्कोर है वो थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, तो हम इनको बराबर नहीं लिख रहे, बस अंदाजे से लिख रहे कि यहाँ पे होंगे। जो रणधीर है वो ऊपर होगा इनसे। ठीक है, द टोटल मार्क्स कुणाल obtained by कुणाल एंड शंकर आर मोर दोज ऑफ द रणधीर। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, कुणाल प्लस शंकर, इनका जो भी यहाँ पे मार्क्स आएगा वो हमारे पास यहाँ पर ऑब्टेन करना जो रणधीर का होगा उससे दोनों से ग्रेटर होगा, तो ये हमारे पास रणधीर से ग्रेटर है। ये हम यहाँ पे ऐसे लिख ले या फिर इधर भी बना सकते हैं हम। ठीक है, सोनल ऑब्टेन मोर मार्क्स देन शंकर। जो सोनल है उसके स्कोर जो है वो शंकर से ज्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने साइड में। आगे लिखा है नेहा ऑब्टेन द मोर मार्क्स देन रणधीर। ये रहा रणधीर, रणधीर के आगे लिख लेते हैं नेहा, क्योंकि यहाँ पे तो हम ड्राइंग कर सकते हैं ना नेहा की, बट यहाँ पे नहीं कर सकते रणधीर से। यहाँ पर इससे आगे स्कोर है, क्या पता इन दोनों से आगे हो इसके, क्या पता नेहा यहाँ पे हो, हमें नहीं पता नेहा कहाँ पे, बट इतना पता रणधीर से आगे है। ठीक है, और यहाँ पर कुणाल एंड ये दूसरा सॉन्ग कौन था, देबू। कुणाल एंड देबू स्कोर के सम के ये रणधीर इसका ज्यादा है। ठीक है, आगे लिखा है हु अमंग द ऑब्टेन द हाईएस्ट मार्क्स। देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबली जो उत्तर आता है एग्जाम के अंदर, अगर मैं एसएससी की बात करूं, बैंक एग्जाम की बात करूं, सीएपीएफ की एग्जाम की बात करूं, मोस्टली 95% है कि उसका उत्तर कभी भी कैन नॉट बी डिटरमाइन जो है वो नहीं होता। बट अगर मैं बात करूं सी सेट की, 95% आंसर है, ऐसे क्वेश्चनों का उत्तर घुमा फिरा के करना ही पड़ता है सी सेट में, नहीं तो 95% आंसर आपका ये ही होता है। ये बात आप ध्यान में रखें। ठीक है, बट मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 100% आप आंखें बंद करके लगा दोगे उत्तर, आपको समझना पड़ेगा व्हाई दिस हैपनिंग। ठीक है, ऐसा डी ऑप्शन मैंने क्यों मार्क किया, देखो समझना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि जो हमारे पास यहाँ पर सोनल है, सोनल के शंकर से स्कोर ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर शंकर ये रहा, शंकर और कुणाल का स्कोर रणधीर से ज्यादा है। रणधीर यहाँ पर है, रणधीर का कुणाल और देबू से ज्यादा है। हमें पता नहीं चल रहा है कि कुणाल का स्कोर कितना होगा। अगर नेहा की बात करें, नेहा रणधीर से ऊपर है, नेहा जो है वो रणधीर से ऊपर है, नेहा रणधीर से ऊपर है, नेहा यहाँ पर हो, इसके दोनों सम से ज्यादा होगी, छोटी होगी, हमें नहीं ना पता वहां पे। तो हमें इतना पता चल जाएगा, अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं, अगर मैं इसको इतना बोल दूं कि रणधीर का स्कोर क्या ग्रेटर है कुणाल से, ये स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रणधीर का स्कोर जो है वो कुणाल से ग्रेटर है। ठीक है, रणधीर का स्कोर क्या ग्रेटर है देबू से, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और अगर ये लिखा है तो भाई नेहा का है जो है, नेहा जो है कुणाल से स्कोर ज्यादा है, नेहा भी ज्यादा लेकर बैठ के, तो रणधीर और कुणाल एंड देबू, इन तीनों चारों की बात करूं, इन चारों की बात करें तो चारों में से नेहा यहाँ पे टॉप पर है।
नेहा यहाँ पे टॉपर है, बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने ओवरऑल बोला है। तो यहाँ पे शंकर का यहाँ पे शंकर एंड सोनल के बारे में नहीं पता चल रहा कि शंकर एंड सोनल की बात करें तो ये नेहा से कैसे इंटरलिंक होगी, इसकी वजह से डाटा इनएडिक्वेट है। क्लियर है कहानी? शंकर एंड सोनल की वजह से हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं डिसाइड कर सकते। सोनल जो है वो शंकर से बड़ी है। हमें इतना पता है कि यहाँ पे नेहा इससे पीछे भी हो सकती है, नेहा इससे आगे भी हो सकती है, इसके बीच में भी हो सकता है, वी डोंट नो। ठीक है, आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। जब भी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आते रहेंगे तो वीडियो को पॉज करें और ट्राई करते रहना, नहीं तो मैं अपनी स्पीड से चलता रहूंगा। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस ही करना चाहता है, देखना चाहता है सी सेट में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तो उनको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कुछ बच्चे इसको पजल में सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पजल में होते हैं। कुछ बच्चे इसको क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं कई बार, और कुछ स्टूडेंट होते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं और पहली बार में ठीक भी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन इसको गलत करते हैं छोड़ देते हैं, बट कुछ बच्चे गलत भी करते हैं। आपको मैं इसकी गलती बताऊंगा क्या बच्चे इसमें गलत करेंगे, तो इसलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके जरूर स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को, अगर आपने नहीं किया तो। ठीक है, क्योंकि अगर ट्राई करोगे तभी पता चलेगा ना कि आपके दिमाग में क्या गलती आ सकती है। और जरूरी नहीं है कि पेपर के अंदर ये सेम डिट्टो क्वेश्चन आएगा, इसके मिलता जुलता कोई नया क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 8 हमारे पास रेलवे स्टेशन यहाँ पे गिवन है, और ये हमारे पास कनेक्ट हुए हैं या तो टू वे पैसेंजर के साथ या वन वे पैसेंजर के साथ। वन वे पैसेंजर कौन से हैं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है हमारे पास इतना बड़ा डाटा। और टू वे पैसेंजर कौन कौन से हमारे पास, ये लिखा हुआ है इतना बड़ा डाटा। तो उसने पूछा कि एफ से लेकर ए तक जाना चाहते हैं, तो बताओ कितने हमारे पास रास्ते हो सकते हैं। और कोई भी स्टेशन एक से ज्यादा बार यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए। मान लो अगर मैं जाना चाहता हूँ, लाइक ए से लेकर मैं जाना चाहता हूँ, पहले ए से लेकर बी, फिर सी, फिर मैं बी पे आया, फिर मैं डी में चला गया। ऐसे नहीं है कि एक स्टेशन आपका 2 बार काउंट हो। एक स्टेशन 1 बार काउंट होगा तो वापिस वहां पे नहीं आना हमें। ये क्वेश्चन का मतलब है यहाँ तक तो। ठीक है, अब सारे बच्चे एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। रास्ते आप बना सकते हैं, जैसे आप अपने ग्राउंड में जाते हो खेलने के लिए, तो आपके ग्राउंड में जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, कॉलेज में जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर जाने के आपके रास्ते, जहां से आपका घर है और उसका रास्ता है वो कई 2-3 रास्ते हो सकते हैं, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक आपकी रिश्तेदारी में कहीं पे आप जाते हो, तो रास्ते जाने के तरीके आपको पता है कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, बट बनाना कैसे है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो एंड किसके साथ हो रहा है, ए के साथ हो रहा है। एंड किसके साथ हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर ए के साथ हो रहा है। तो ए वाले रिलेशन आप सारे बच्चे ढूंढ लो कहां से कहां है। अगर मैं यहाँ पर वन वे की बात करूं तो सी टू ए तो जा रहा है यहाँ पर एक वे के अंदर, तो ये तो रिलेशन में आएगा ही आएगा, सी से लेकर ए तक, तो ये तो कंफर्म है। आगे देखो और कोई हमारे पास ए वाला रिलेशन यहाँ पे है, कोई भी नहीं दे रखा, तो एंड में तो यही रिलेशन आएगा, ये कंफर्म है। टू वे पैसेंजर के साथ देखा हमने, उसके साथ ए और ई है। भाई ए और ई की बात भी सेम है, और ई टू ए भी ए की बात भी सेम रहेगी, क्योंकि ये टू वे पैसेंजर है। तो हमारे पास ई से ए का भी रिलेशन आएगा, तो लास्ट में 2 रिलेशन आएंगे। अब आपने देखना है यार आगे किन किन के साथ इनका रिलेशन जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे खत्म, किन किन के साथ रिलेशन जो है वो बनाया जा सकता है। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ वन बाय वन, आप समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई टू से जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ई टू सी जा रहा है यहाँ पर एक कहानी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ई से लेकर सी तक जाने के लिए, तो सी तक चला गया और उसके बाद सी से ए तक चला जाएगा, तो ये कहानी क्लियर है। और सर एफ वाले ढूंढने हैं, तो एफ वाले आपके वन बाय वन ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। ठीक है, बट आप फिर भी एफ वाले को साइड में लिख लो। ठीक है, जैसे बी टू आपके पास एफ जा रहा है, ये लिखा हुआ है बी टू एफ जा रहा है, मैं एफ वाला ये लिख लेता हूँ, और कहीं पे एफ लिखा हुआ दिख रहा है, और कहीं पे टू वे में लिखा दिख रहा है ये एफ टू डी। तो एक हमारे पास ये एफ से डी तक का रिलेशन दे रखा है, और ये 2 वे पैसेंजर है एफ टू डी। भाई 2 वे पैसेंजर और 1 वे पैसेंजर का अभी मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, आपको मजा आएगा क्वेश्चन के एंड तक। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ किस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, एफ से लेकर डी तक चलेगी 2 वे के साथ। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है ये वाला जो आपके पास है 2 वे पैसेंजर है डी से लेकर ई तक का। भाई डी से ई आई या फिर ई से डी आई, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 वे पैसेंजर है। तो एक रास्ता तो मेरा ये बन गया, अगर मैंने एफ से लेकर ए तक का आना होगा तो। क्लियर हुआ, पहला रास्ता बन गया। दूसरा रास्ता मैं ऐसा करता हूँ, एफ से लेकर मैं फिर से डी तक लेकर चला जाता हूँ, एफ से लेकर फिर से मैं डी तक लेकर चला जाता हूँ, और फिर मैं अब की बार यहाँ पे 2 वे पैसेंजर के साथ ई के साथ आता हूँ, और ई को फिर से ए से कनेक्ट कर देता हूँ। तो दूसरा रास्ता मेरे पास ये डायरेक्ट बना हुआ दिख रहा है, एफ डी ई ए। क्लियर है, इसके बाद और क्या बनाया जा सकता है, एफ से लेकर डी तक बना लेते हैं,
और आगे डी का रिलेशन फिर से ढूंढ लेते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन आपको मिलेगा, ठीक है। एफ से डी, डी से ई और सी ए, और एफ से डी ई ए, ये हमारे पास दो रिलेशन बन चुकी है, ठीक है। आगे आपको जहां पे भी रिलेशन दिख रहे हैं आप बस रिलेशन बनाने की यहाँ पे कोशिश करें, आंसर आपके ऑटोमेटिकली साथ साथ जुड़ते रहेंगे, ठीक है। अब मैं एफ से लेकर डी तक जा रहा हूँ, डी से आगे मैं फिर से ई से कनेक्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर ये लिखा हुआ मिल रहा है ई से जी तक का रास्ता है, तो ई से लेकर एक जी तक का रास्ता जो कि सिंगल वे है, और जी का हमारे पास यहाँ पर सी के साथ रास्ता है, और सी का हमारे पास ए के साथ रास्ता है, ये रहा। एक और रास्ता देख लेते हैं यहाँ पे हम, एफ से लेकर अगर मैं डी तक चला जाता हूँ, तो डी से आगे रिलेशन आप सोचना स्टार्ट करो, मुझे ना डी का रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, एफ से डी है तो डी से एच भी जाया जा रहा है, तो डी से एच को लेकर चले जाते हैं वन वे, और एच हमारे पास किसके साथ हो रहा है? जी के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको सिंगल वे के साथ जी से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आगे मैंने आपको बताया था जी का सी के साथ कनेक्शन है, तो जी को सी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे भी बनाया था मैंने जी और सी का रिलेशन, और सी का आगे ए के साथ रिलेशन बनाया था, तो इसको ए से, तो एफ से ए जाने का एक रास्ता मेरा ये भी बन जाएगा, टोटल रास्ते कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 4, ये इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर है। अब हो सकता है जब आपने को मैंने बोला था वीडियो को पॉज करो, तो आपको मेरे ख्याल से किसी ना किसी बच्चे ने इसका आंसर जो है 5 भी लगाया होगा कि सर 5 रास्ते बनाए जा सकते हैं। उन्होंने क्या सोचा होगा मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, कुछ बच्चों ने, ऐसा नहीं कि ये गलत चीज है कि आपने गलत क्यों सोचा, बस कई बार हम गलत सोच लेते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी प्रेशर होता है, और अभी अगर आप थोड़ा सा फास्ट कर रहे होगे तो आपने यहाँ पे भी गलती की होगी। गलती क्या होगी? आप देखो एफ से लेकर डी तक का रिलेशन जाएगा ही जाएगा, ठीक है। जी से डी से लेकर फिर मैं आगे एच तक का रिलेशन भी लेकर चला जाता हूँ, एच को फिर मैं यहाँ पे जी तक का भी लेकर चला जाता हूँ, ठीक है। और जी का रिलेशन यहाँ पे देखो, जी का रिलेशन जो है वो मैं यहाँ से बी तक का लेकर चला जाता हूँ, तो जी का रिलेशन मैं बी तक लेकर चला जाता हूँ, सिंगल वे, सॉरी ये डबल वे है, जी से बी तक का लेकर जाया जा सकता है, और फिर हम यहाँ से बी का रिलेशन एच एफ तक भी लेकर आ सकते हैं। बी का रिलेशन यहाँ पे एफ तक, भाई एफ तक का तो चाहिए नहीं था, तो ये हो गया हमारा गलत ऑप्शन। काफी बच्चे एफ से स्टार्ट एफ से गलत कर देते हैं, और कुछ बच्चों ने, यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, काफी बच्चे ऐसे करते हैं एग्जाम के अंदर, सर बी से एफ का रिलेशन है एंड एफ से हो रहा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो कहीं ना कहीं तो ये यूज होगा ही होगा। कोई बात नहीं है, हम इसको जैसे भी लगता है वैसे हम ट्राई करके देख लेते हैं, बट आपका उत्तर इसका हमेशा ही गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि अगर मैंने बी से एफ तक का रिलेशन यहाँ पे सर्च कर लिया, ठीक है, एक रिलेशन हम ऐसे फाइंड कर लेते हैं, लाइक जो बी से एफ है, काफी बच्चे ना इसको ऐसे लिख लेते हैं, बी से एफ का मतलब ना काफी बच्चे लिख लेते हैं सर एफ टू बी होगा। यार आप समझ के देखो, अगर वन वे पैसेंजर है, वन वे पैसेंजर का मतलब सिर्फ एक साइड को ही रास्ता है, दूसरी साइड आने का रास्ता नहीं है। अगर बी से एफ तक जाएगा तो यहाँ पर बी से एफ ही जाएगा, ऐसा नहीं कि एफ से बी जाएगा, हमें रास्ता एफ टू ए चाहिए था, तो पहला स्टेटमेंट मेरा एफ होना चाहिए, बाकी आगे जो मर्जी जुड़ता रहे, लास्ट में हमारे पास ए होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर बी और एफ को एफ और बी लिख दिया और वन वे के अंदर लिख दिया, तो वो कहानी गलत है, इसलिए एफ और बी वाला रिलेशन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए फिफ्थ ऑप्शन आपका उत्तर नहीं है, डी ऑप्शन ही आपका उत्तर है। क्वेश्चन को थोड़ा बताने में टाइम जरूर लगा, बट आई होप आपको ऐसा क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं, और वीडियो को आप यहाँ पे पॉज करके जरूर ट्राई करना 5वें नंबर क्वेश्चन को कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा है। 4 हमारे पास टेस्ट है दिए हैं यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो के, जो कि कॉन्जिक्यूटिव डेज के अंदर कंडक्ट होंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे लगातार सीरीज में डे होने चाहिए, ठीक है। आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब ऐसा नहीं कि फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स के बाद मैथ, बायो, कोई भी हो सकता है, नॉट इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। आगे लिखा है कि यहाँ पर उसकी कंडीशन दे रखी है, देखो कंडीशन को आपको पढ़ के समझना पड़ेगा साथ साथ, ठीक है। द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायो, बायो के बाद जो टेस्ट होगा उससे पहले आपका फिजिक्स का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है केमिस्ट्री का टेस्ट होता है एग्जैक्टली आफ्टर 2 डेज, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, 2 दिन के बाद का टेस्ट क्या होगा, केमिस्ट्री का होगा, ये हमें पता चल गया। ये हमें पता चल गया। आप सारे बच्चे फिर पहली लाइन को दोबारा से चेक कर लो, फिजिक्स का जो टेस्ट है वो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर बायो को होता है, ठीक है। फिजिक्स का टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर द बायो। अगर मैं यहाँ पे बायो लिख दूं तो फिजिक्स यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा बिफोर, तो इससे पहले हमारा फिजिक्स होना चाहिए था, लास्ट में थोड़ा होगा। फिजिक्स जो है किसी टेस्ट से पहले होता है, लिखा हुआ है किसी भी टेस्ट से पहले हो सकता है, इतना पता है, बायो के बाद में होगा। तो बायो अगर मैं यहाँ पे लिख लूं बायो, तो यहाँ पे फिजिक्स लिखा जा सकता है और मैथ लिखा जा सकता है। अब आपकी कंडीशन ये फुलफिल बिल्कुल सही है। उसने पूछा है लास्ट टेस्ट कौन सा होगा, लास्ट होगा मैथमेटिक्स का, तो ये आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आप फिर से ट्राई करना 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं आप। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास यहाँ पे 6 नंबर के अंदर फिर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्शन के ऊपर, कि यहाँ पर आपने आपसे पूछा जा रहा है कि 3 हमारे पास यहाँ पे आइटम में 3 हमारे पास आइटम जो कि इन कंडीशन के अंदर दे रखी हैं, और यहाँ पे सारे के सारे लेक्चरर हैं और ये इनकी सिटी दे रखी है हमारे पास, और नॉट इन द सेम ऑर्डर। तो इनके ऊपर आपके पास आगे टॉपिक भी दे रखा है, कौन कौन सा टॉपिक है वो भी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस सिटी में के अंदर कौन सा लेक्चरर रहेगा, इकोनॉमी कौन से लेक्चरर मिलेगी, ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम सीधे वर्ड में बोले तो ये एक पजल होती है। पजल जो होती है इसको आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपके करने के थोड़े अलग अलग ढंग और तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको नाम लूं, यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ और जी का मैंने यहाँ पे नाम लिख लिए, ठीक है। आगे लिखा जाएगा यहाँ पर सबसे पहले इनके बारे में। अगर मैं इनके बारे में कुछ भी लिखने की बात करूं यहाँ पे, तो सारे बच्चे एक चीज को सिर्फ ध्यान से समझ लेना, ठीक है। क्या समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट आंसर मत करें, जैसे लिखा हुआ है वैसे पढ़ना पड़ेगा। लेक्चरर फ्रॉम कानपुर इज स्पेशलिस्ट इन जियोग्राफी, तो इसके बारे में हम नहीं लिख सकते, बाद में लिखेंगे। आगे डी लिखा हुआ है, डी हमारे पास शिलोंग के अंदर है, तो डी हमारे पास यहाँ पे शिलोंग है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं शिलोंग, क्लियर। आगे लिखा हुआ है सी फ्रॉम द दिल्ली, सी हमारे पास यहाँ पे दिल्ली से, ठीक है। और सी की स्पेशलिस्ट क्या है यहाँ पे, सोशलॉजी, ठीक है, सोशोलॉजी। आगे हमारे पास है बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक किसके अंदर है, ना तो हिस्ट्री में कर रहा है ना मैथ के अंदर कर रहा है, ना तो हिस्ट्री के अंदर जाता है ना मैथ के अंदर जाता है, कौन, बी मैंने लिख लिया साइड में, ठीक है। आगे ए जो है वो इकोनॉमी के अंदर है, ए की स्पेशलिस्ट कहाँ पे है, इकोनॉमिक, को लिख लेते हैं, ठीक है। डज नॉट बिलोंग टू हैदराबाद, ये हैदराबाद में नहीं जाता, ये हैदराबाद में नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं यहाँ पे। आगे लिखा हुआ है एफ के बारे में, एफ हमारे पास कॉमर्स वाला है, एफ हमारे पास यहाँ पे कॉमर्स वाला है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमर्स, ठीक है। एफ कॉमर्स वाला है और बिलोंग करता है श्रीनगर को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं श्रीनगर। जैसे जैसे दे रखे हैं वैसे वैसे लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जी है, वो यहाँ पे स्टैटिक्स को चेक करेगा, जी हमारे पास यहाँ पे स्टैट को चेक करेगा, और कहाँ से है वो, यहाँ पे चेन्नई होगा, ठीक है, चेन्नई होगा। शायद मेरी फोटो ना आ जाए यहाँ पे, तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे जी में मैं चेन्नई और स्टैट लिख रहा हूँ, ठीक है। इतना सा डाटा लिखा गया। इतना डाटा लिखने के बाद आप सारे बच्चे एक दो चीजों को थोड़ा ऑब्जर्व करना सीखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने देख लिया आंसर कर दिया बात खत्म, ठीक है। आप चेक करो यहाँ पे, जो उसने बोला हुआ है कि यहाँ पर इकोनॉमिस्ट वाला जो है वो लेक्चरर किस फील्ड में कौन से एरिया में जाएगा, वो हैदराबाद में होगा। भाई जो इकोनॉमिस्ट वाला है वो हमारे पास ए है, ए हमारे पास हैदराबाद में नहीं जाता, तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेटेड, ठीक है। यहाँ पर अभी आगे बढ़ते हैं फिर से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किस में जा सकता है, दिल्ली, शिलोंग, श्रीनगर, चेन्नई, इनमें भी नहीं जा सकता। तो सर कानपुर में जा सकता है क्या, कानपुर में भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे तो जियोग्राफी वाला बैठेगा, जियोग्राफी वाला आपका कानपुर में बैठेगा। ये कहानी क्लियर है। अब देखो एक तो डाटा है कि आप सारा का सारा जज करना शुरू करो। एक मैं आपको सिंपल बोल दूं कि जो हमारे पास बी वाला बंदा था, बी वाले बंदे को ना तो हिस्ट्री पसंद आती है, ना ही उसको यहाँ पे मैथमेटिक्स पसंद आती है, ठीक है। और कौन कौन से खत्म हो चुके हैं बी वाले के लिए, बी वाले के लिए इकोनॉमी फिल हो चुका है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है। और सोशलिस्ट फिल हो चुका है, कॉमर्स फिल हो चुका है, यहाँ पे स्टैट फिल हो चुका है। और कौन हो रह गया हमारे पास, सिर्फ जियोग्राफी वाला ही बच रहा है। सिर्फ एक ही नंबर बचा जियोग्राफी, और जियोग्राफी कानपुर है, तो बी हमारे पास यहाँ पे कानपुर में चला जाएगा। और जो किसके अंदर है हमारे पास यहाँ पे, जियोग्राफी के अंदर। कहानी क्लियर है, ये भी डाटा हमारा फिल हो गया। सर ये ई के अंदर भी तो बैठ सकता था, हाँ भाई ई के अंदर बैठ सकता था, कानपुर और जियोग्राफी इसके अंदर भी बिठा सकते थे, बट यहाँ पे कोई फिर आपके पास यहाँ पे टॉपिक नहीं बचेगा, लाइक जियोग्राफी ही बचा जो बी के पास आएगा, यहाँ पे तो कोई ना कोई भी बैठ सकता है यहाँ पे। बात समझ आ रही है, एग्री करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। आगे देख लो यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसमें आपको जितना डाटा बोल दिया उतने, कोई भी आप यहाँ पे लाइन को दोबारा से पढ़ लो अगर आपको कुछ मिस लग रहा है। बट आप यहाँ पे चेक करके देख लो, हमारे पास एक ये पोजीशन बची हुई है ई की, और हमारे पास एक ये पोजीशन बची हुई है, दो पोजीशनें बच गई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्लेस चेक करो कौन कौन सी बची है। यहाँ पर प्लेस कौन सी है भाई, हैदराबाद बचा था, हैदराबाद ए को नहीं आएगा, तो हैदराबाद के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बच गया, ये वाला जो बी ई है वो हैदराबाद को जाएगा। और ए के लिए कौन सी पोजीशन बच गई, मुंबई की, तो ये मुंबई यहाँ पर आएगा। इसका मतलब जो है ये बी ऑप्शन आपका सही है। इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये नहीं है।
क्लियर है कहानी? आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार दोबारा से समझना और खुद भी ट्राई करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जब तक आपने खुद इसके ऊपर दिमाग नहीं चलाया, मेरे बताने से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब तक आपने ऐसी वाली पजल खुद नहीं की। ठीक है? आई होप समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं और इसकी 3 हमारे पास यहाँ पर जो है टोटल 3 क्वेश्चन है इसके इस फॉर्मेट के ऊपर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हम सीधा इसी पजल को कॉपी कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है? सीधा मैं इसी स्लाइड के ऊपर ले आऊँगा, तो इसको मैं अरेंज नहीं कर रहा, इसी का सीधा हम वहाँ पे लिख लेंगे। अब सर यहाँ पे टॉपिक कौन से होंगे? टॉपिक कोई भी होंगे हम चेक कर लेंगे ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी यहाँ पे नहीं पता, जिसके बारे में नहीं पता छोड़ दो। काफ़ी बच्चे इसी में उलझते रहते हैं कि सर नहीं हमें तो ये भी फिल करना है। जब नहीं फिल हो रहा तो छोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर से ट्राई करना, ठीक है? तो सिमिलर ही क्वेश्चन आ गया उसके ऊपर, ठीक है? उसी का मैंने सोचा था कि ये नेक्स्ट आगे जाके ना हो, बट उसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू हैदराबाद? हैदराबाद को कौन बिलोंग कर रहा है? आपने अभी अभी तो लगाया हैदराबाद को कौन बिलोंग करेगा, ई वाला, तो ई आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर, ई आपके पास उत्तर आ जाएगा, ये रहा, ये आपका उत्तर। इन ए स्कूल देयर आर 5 टीचर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ये मैंने 5 स्टूडेंट 5 यहाँ पे टीचर बना दिए हैं, यहाँ पे 5 टीचर बना दिए हैं, ए बी सी डी। ये मैंने यहाँ पे 5 टीचर बना दिए, ठीक है? आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ए एंड बी टीच हिंदी। जो ए है वो हिंदी भी पढ़ाता है और बी जो है वो भी हिंदी पढ़ाता है। पूरा वर्ड मत लिखिए हिंदी, सिर्फ एच लिख लिया करो, ठीक है? हिंदी और साथ ही साथ ए एंड बी क्या करते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश के लिए ई लिख लेते हैं, टाइम बच जाएगा ना हमारा। सी एंड बी जो है हमारे पास इंग्लिश एंड जियोग्राफी पढ़ाते हैं, सी भी हमारे पास इंग्लिश पढ़ाता है और ये दोनों जियो भी पढ़ाते हैं, तो जियो भी पढ़ाते हैं। और डी एंड ए टीच कर रहे हैं मैथ एंड हिंदी को। जो डी है हमारे पास वो हिंदी तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, ए के बारे में तो पहला लिखा हुआ है, और ये साथ ही साथ मैथ भी पढ़ा रहा है, ये यहाँ पे भी मैथ लिख लो, यहाँ पे भी मैथ लिख लो ए के बारे में। और ई एंड बी टीच करते हैं हिस्ट्री एंड फ्रेंच। जो ई है और यहाँ पे बी है, तो बी हमारे पास यहाँ पर हिस्ट्री भी पढ़ाता है ये, और यहाँ पे फ्रेंच भी पढ़ा रहा है। और यहाँ पर ई के बारे में बात करें तो ई वाला भी हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री भी पढ़ाता है और यहाँ पे फ्रेंच भी पढ़ाता है, ठीक है? क्या पूछा है यहाँ पर, हु टीच मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट? मुझे तो बी दिख रहा है सीधा सीधा, 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक पढ़ा रहा है बी वाला, और कोई तो दिख ही नहीं रहा, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं और आप उसको वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करना कैसा आपको क्वेश्चन लगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चों ने काफी ने छोड़ दिया था एग्जाम के अंदर। बट अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन आपका 2018-19 में 20 में नहीं दिखा है ऐसा वाला क्वेश्चन, बट आया हुआ है 17 के अंदर, तो हम कवर कर लेते हैं, ठीक है? इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं पेपर में, और काफी बच्चे इसकी ड्राइंग ही नहीं बना पाते। क्वेश्चन करने की तो बात अलग है, ड्राइंग ही नहीं हो पाती ये बात। तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा 9 नंबर क्वेश्चन के लिए कि 2 हमारे पास वॉल है और एक सीलिंग है ऑफ ए रूम। 2 वॉल है, एक सीलिंग है, तो मतलब 3D एक डिमेंशन बनेगा ना। तो 3D आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने कितनी बारी लाइफ के अंदर पढ़ाई है, ठीक है? एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, इसी को तो बोलते हैं 3D इमेज। बस इसको थोड़ा इमेजिन करना आना चाहिए, बात समझ आ रही है? और यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि एक हमारे पास यहाँ पे पॉइंट पी है जहाँ पे राइट एंगल के ऊपर ये मिलते हैं, यहाँ पर ये भी आपका ही मिलता है, ये भी, और जेड पॉइंट भी आपका यहाँ पे कहीं पे मिलता है, तो दिस पॉइंट कॉल्ड पी पॉइंट। क्लियर? जहाँ पे पी पॉइंट पे सारी की सारी डिमेंशन क्या होंगी, 0 0 0 होंगी, एक्स वाई जेड ये सारा का सारा 0 होगा। ये जेड की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे पी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब उसने क्या बोल दिया यहाँ पर कि हमारे पास 1 मीटर की दूरी के ऊपर और 8 मीटर की दूरी के ऊपर जो हमारे पास एक पॉइंट ए फ्लाई कर रहा, कोई हमें पॉइंट दिख रहा है, कुछ ना कुछ फ्लाई करता हुआ हमें दिखा है, ठीक है? और यहाँ पे उसने बोला है कि 9 मीटर फ्रॉम दी पॉइंट पी। यार पी पॉइंट फिर से नहीं सर समझ आया, पी पॉइंट इज ए जॉइंट एक्स वाई जेड। लाइक आप किसी अपने रूम में बैठे हो, तो जो भी आप कॉर्नर नीचे वाला देख रहे हो, नीचे जो भी आपका 4 कॉर्नर दिखेंगे ना ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे आप फ्लोर को देख रहे हो, तो आप कॉर्नर में चेक करो, आपके नीचे सिर्फ यहाँ पे जो फ्लोर है वो 3D मेंशन है। जो हाइट है उसको एक्स वाई मान लो, लेफ्ट राइट को जेड एक्स मान लो, तो जो ज्वाइंट है उसको पी बोल रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास जैसे इस वाली साइड से बात करें, इससे हमारे पास जो दूरी है उसकी यहाँ पर हमारे पास दे रखी है 1 मीटर की दूरी। यहाँ पे फ्लाई कर रहा है तो यहाँ पे ये वाली दूरी दे रखी है 1 मीटर की, और यहाँ से दूसरी वॉल जो है हमारे पास ये वाली है, इसकी हमारे पास दूरी दे रखी है 8 मीटर की। ये वाला पॉइंट है जो फ्लाई कर रहा है, ठीक है? और जो पॉइंट हमारे पास 9M है वो पॉइंट है पी से, ये उस ज्वाइंट से हमारे पास पी की दूरी के ऊपर है, उस ज्वाइंट से कितनी दूरी के ऊपर है, ये हमारे पास 9 मीटर की। तो सर ये हमारा जो हमारे पास ये जेड लाइन दिख रही है, अब इमेजिन हो रहा है ना, अपने ये रूम के कॉर्नर को अगर इमेजिन किया तो समझ आ जाएगा
ये जेड वाले से इसकी दूरी जो है वो कितनी दिखेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि सर 9 से ज्यादा दिखेगी, आंसर 12-15 में होगा। नहीं भैया, 9 से ज्यादा नहीं दिखेगी। हो सकता है कि आप इसको यहाँ पे ऐसे इमेजिन कर लो, हो सकता है या नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है, यहाँ पे वाई लिखा है, जरूरी थोड़ा जेड इधर को आएगा। जेड में इधर को भी तो बना सकता हूँ। जेड हमारा जस्ट इमेजिनेशन ही है, 3D फॉर्मेट। तो मैं मान लेता हूँ कि द्वार उधर को है, तो ये अगर इधर से 1 मीटर फ्लाई कर रहा है, यहाँ पे 8 मीटर फ्लाई कर रहा है, और यहाँ से इससे कितना मीटर फ्लाई कर रहा है वो हमें निकालना है यहाँ पे। और जेड हमारा ये वाला कॉर्नर हमारे पास 9 गिवन है। आई होप सारा डाटा आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान रखना, इसके लिए आपको यहाँ पे एक डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं। जब भी हमें थर्ड डिमेंशन से किसी की दूरी चाहिए तो उसके अंदर लगता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x माइनस x1 की पावर 2 प्लस x माइनस सॉरी y माइनस y1 की पावर 2 प्लस z माइनस z1 की पावर 2 विच इज इक्वल टू द जो पॉइंट आपके पास दे रखा था ना राइट एंगल, जो पॉइंट आपके पास राइट एंगल दे रखा है उसकी दूरी फ्रॉम दैट पॉइंट, दैट इज गिवन इज ए 9। ठीक है सर, व्हाट इज एक्स वाई जेड? एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 8 विच इज गिवन पॉइंट 1 एंड 8। ठीक है, एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द जेड? सर जेड पॉइंट जो हमने फाइंड करना है उसको आप यहाँ पे जेड मान लो, जो हमने फाइंड करना है कितनी दूरी के ऊपर है। सर व्हाट इज x1 y1 z1? x1 y1 z1 इज द पॉइंटर डिमेंशन ऑफ फ्रॉम द p की डिमेंशन कितनी थी? 0 0 0, तो यहाँ पे लिख देंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस 0 की 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 की पावर 2, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 8 माइनस 0 की पावर 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 64। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे z माइनस 0 की पावर 2, 0 की हम यहाँ पे z को ऐसे ही रहने देते हैं, z का स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 9। क्लियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 65। 65 जब उधर चला जाएगा 9 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9 में से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करने से मैं पहले बता देता हूँ कि इसके ऊपर हमारे पास एक रूट भी होता है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिखना भूल गए। यहाँ पे रूट होता है तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेना आप। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला होता है और ये 65 आपका इधर आके माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे z का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर है। एक बार इसको दोबारा से समझने की जरूर कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं और खुद ट्राई किया करो, तभी पता चलेगा कि सी सेट में क्या कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 10 के ऊपर चलते हैं। एक और ये भी एक आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड ट्रू कंक्लूजन दैट फॉलो द स्टेटमेंट। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, दैट इज अगर सुनने में करें तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, कंक्लूजन इससे मिलते जुलते हैं या नहीं है ये बताना है। ऑल हेल्थी पीपल गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। जो कुछ हेल्थी वर्कर होते हैं, हेल्थी पीपल होते हैं, क्या पता उनका काम इतना ज्यादा होता हो एक दिन का कि वो वैसे ही फिट रहते हो। ठीक है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हेल्थी पीपल मॉर्निंग वॉक वाले होंगे। ठीक है, आगे लिखा है मॉर्निंग वॉक इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए गुड हेल्थ, ये भी नहीं है। काम ज्यादा करोगे अपनी अभी हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है, या फिर जिम वगैरह जाते हैं कोई बच्चे शाम को चले जाते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, वो भी आपके लिए हेल्थ अच्छी बना लेते हैं, तो ये दोनों कंसीडर नहीं होंगे। तो ये आपका वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था इस पेपर के अंदर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 11 आएगा वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये रखा है 15 स्टूडेंट फेल्ड हो रहे हैं किसी यहाँ पे क्लास के अंदर, 52 क्लास के अंदर। आफ्टर रिमूविंग द नेम ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट ए मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन विच द पोजीशन ऑफ द रमेश इज 22 फ्रॉम द टॉप, 22 फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, ये पूछा जा रहा है। आप सिंपल एक चीज देखो, 52 में से 15 बंदे तो हमने बाहर निकाल दिए फेल वाले, तो बंदे बचे कितने हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट बचे कितने, 12 में से 5 खत्म करोगे 7 और यहाँ पे 4 में से खत्म करोगे 37। जब भी आपके पास यहाँ पे टॉप एंड बॉटम की कंडीशन आएगी तो आप सारे बच्चे याद रखना, टॉप पोजीशन प्लस बॉटम पोजीशन -1 इज इक्वल टू द टोटल नंबर। ठीक है, यहाँ पे टॉप से किसका कितना पोजीशन आ रहा है 22, बॉटम का कितना पोजीशन है इसका यहाँ पे भी पता नहीं, -1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना 37। यहाँ पे बॉटम पोजीशन आ जाएगा, यहाँ पर ये 21 है, 21 इधर माइनस करोगे 16 पोजीशन आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। ठीक है, ये सारे बच्चे ध्यान में रखें। और इसके लिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, अगर किसी भी बच्चे को रैंकिंग नहीं आता तो लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन -1 करने पे टोटल नंबर आता है।
टॉप पोजीशन प्लस बॉटम पोजीशन -1 करने पे भी टोटल नंबर आता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों फॉर्मेट आप याद रख सकते हैं रैंकिंग के लिए। ये रैंकिंग का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। हर साल आपके एसएससी हो गया, सीसेट हो गया, हर साल किसी ना किसी पेपर में इसके 2-2 3-3 क्वेश्चन, एक-एक क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे बच्चे इसको पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका अभी मैंने स्टेशन वाला आपको पहले भी करवाया था, तो उसमें ये पूछा है, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है सी टू एच जाने के लिए कौन सा स्टेशन आपका कन्फर्म है कि पास हो गई होगा, ठीक है। तो सी वाले जितने भी स्टेशन आपके पास अटैच हो रहे हैं सारे के सारे लिख लो एक साइड में, क्योंकि सी से हमने एच में जाना है। अगर मैं बात करूं सी से ए में जाया जा सकता है, हाँ भैया जाया जा सकता है सी से। फिर आगे ए का कंडीशन देखो, ए से एच लेकर आना है हमने, ठीक है। ए का कंडीशन एच के साथ कैसे कैसे आ सकता है, ऐसे सोचना पड़ेगा। या फिर आप एच वाले कंडीशन सोच लो कि एच का कंडीशन कहाँ कहाँ पे लगाया जा सकता है, दोनों में से कहीं ना कहीं लगेगा। सर एच टू जी जा सकता है, भाई वन पैसेंजर है, वन पैसेंजर का मतलब है एक साइड है, तो एच टू जी हमें चाहिए नहीं यहाँ पे, हमें जी टू एच चाहिए था, ये हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई यहाँ पे हम पोजीशन को लगा सकते हैं, चेक कर लो सारे बच्चे एक बार खुद चेक किया करो, ताकि ना ज्यादा चीजें आपको अंडरस्टैंड हो। जैसे डी टू एच जा सकता है, हाँ भैया डी टू एच भी जाया जा सकता है। और सर और कहीं पे जाया जा सकता है जी टू सी, भाई जी टू सी का कोई फायदा नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। ई टू सी का कोई यहाँ तक तो फायदा नहीं दिखा। आगे देखो यहाँ पर ए और ई का फायदा, यार ए से ई चले जाओ, ई से हमारे पास कहीं और पे ई से जी चले जाते हैं, और फिर जी से हमारे पास यहाँ पे सी चले जाते हैं, ऐसे घुमा रहे फिर आकर जितने मर्जी आप पोजीशन बना सकते हैं। बट हमें ये चेक करना है कि हमने पहुंचना है एच तक है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर अभी तक कोई इसका रिलेशन नहीं दिख रहा, ए से ई तक का रिलेशन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए से ई तक का रिलेशन है। आगे चेक कर लो, हमारे पास जी से बी है, एफ से डी है, एफ से डी है, और ई का डी के साथ रिलेशन है, ये रहा ई का डी के साथ। तो भाई ई का डी के साथ रिलेशन है यहाँ पे, और डी का एच के साथ रिलेशन है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट बन गया कि सर इनमें से कौन सा होगा जो कंपलसरी है, मस्ट आएगा ही आएगा। भाई ऑप्शन कर लो यार, क्या दिक्कत है, जी तो आ नहीं रहा यहाँ पे, जी तो नहीं आ रहा, ई आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। बी तो आ नहीं रहा, एफ भी नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बचा है ई ना एक हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन वाइज कर लो तो क्या दिक्कत है। तो ई आपका कंपलसरी होगा जो यहाँ पे आएगा ही आएगा। क्लियर है कहानी, बाकी तो ऑप्शन दिखा नहीं, बट आप एक बार और ट्राई करना, इसके अंदर एक दो कंडीशन आपकी और भी बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं, और उसको भी वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करें। इस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जी से सी तक का हम यहाँ पे जो स्टेशन है वो रूट है वो बंद कर दें, क्लोज कर दें, तो कौन सा ऐसा स्टेशन की नीड हमें नहीं पड़ेगी जो एच से सी जाने में उनको यहाँ पे मदद ना भी करे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एच से सी तक जाने के लिए हमें ये चेक करना है कि कौन कौन सी कंडीशन हमें नेसेसरी चाहिए, ठीक है। तो एच से मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं, और एंड करना है मैंने सी के साथ, ठीक है। तो वन वे वाले चेक कर लेते हैं पहले। वन वे वाले चेक कर लो, भाई सी से ए जा रहा है, सी से ए का कोई फायदा नहीं दिख रहा अभी यहाँ पे। हमें चाहिए ई से जी, और बी टे एफ चाहिए, ये तो चाहिए नहीं हमें। जी टू एच ये भी नहीं चाहिए, जी टू सी चाह रहा है, ये हमारे पास जाया जा रहा है, तो यहाँ पे जी और सी लिख लेते हैं। फिर हमारे पास ई टू सी भी जा रहा है, तो ई का सी के साथ रिलेशन ये भी लिख लेते हैं, ये भी हमें चाहिए। आगे लिखा हुआ है एच टू जी, एच टू जी भी जा रहा है, ये भी हमारे लिए जरूरी है, यहाँ पे भी जरूरी होगा। इस कंडीशन में दो कंडीशन तो आएंगी आएंगी। अब चेक कर लेते हैं आगे, हमारे पास यहाँ पे टू वे पैसेंजर को चेक करो, ए से लेकर ई तक का काम बनाया जा सकता है, तो ए को यहाँ पे चेक कर लो, ए का ई के साथ काम बनाया जा सकता है, ठीक है। और क्या काम बनाए जा सकते हैं यहाँ पे, जी से लेकर बी तक का काम बनाया जा सकता है। ये देखो यहाँ पर ये टू पैसेंजर है, टू वे है, तो यहाँ पर आपका इसको मैं यहाँ पर बी को लिख सकता हूँ, क्योंकि जी से बी में भी जाएगा, बी से जी में भी आ सकता है वो, ठीक है। दोनों के आपके वाइस वर्सा चल सकते हैं। आगे क्या कंडीशन होगी हमारे पास, एफ से लेकर डी तक भी जा सकता है, एफ और डी का रिलेशन हमें नहीं पता। आगे चेक कर लो, ई से लेकर डी तक भी जाया जा सकता है, और ये टू वे है, तो मतलब कहने का ये हुआ ई से लेकर मैं यहाँ पे डी तक भी जा सकता हूँ, डी तक भी जा सकता हूँ, और एच से लेकर जी तक भी जा सकता हूँ, ठीक है। आगे आपको ये चेक करना था कि यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि जी से लेकर सी तक का रूट हमारा बंद है, जी से लेकर सी तक का रूट जो है वो हमारा बंद है, तो हमें इनमें से कौन सी नीड यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे चेक करो, जी से सॉरी ये रहा जी और सी, ये हमें जी टू सी जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इनका रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, कौन कहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहीं से चेक करूं यार, जी से मेरा बी का रास्ता अगर खुल गया, अगर जी का मेरे पास यहाँ पे बी का रास्ता खुल गया, तो बात सेट हो जाएगी यहाँ पे, कहानी समझ आ रही है। अगर मैं इस बी को ना भी रखूं, अगर मैं इस बी को ना भी रखूं, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर एच टू जी सीधा चला जाएगा, जी टू सी आपका सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन तो वेरीफाई करनी नहीं है, क्योंकि जी से सी तो बंद है, जी से सी बंद था, तो इसको हम रखेंगे नहीं यहाँ पे, तो ये पहली कंडीशन तो होगी गलत, ठीक है। दूसरी कंडीशन चेक कर लो, एच और जी, एच और जी का रिलेशन हमें अभी ए के साथ चेक करना है, तो यहाँ पे चेक कर लो कहाँ पे दिख रहा है जी और ए,
जी और बी दिख रहा है हमारे पास तो यहाँ पे, ठीक है। और जी और बी का साथ रिलेशन है और बी का यहाँ पर ए के साथ रिलेशन होगा। जी का बी के साथ रिलेशन है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी का रिलेशन हमारे पास यहाँ पर एफ तक भी जा रहा है, बी से एफ भी चला जा रहा है और एफ का हमारे पास डी से भी जा रहा है, तो एफ का डी रिलेशन भी जा रहा है। अगर एच से मैंने सी तक जाना होगा तो इस कंडीशन से जाया जा सकता है, तो उसको किसी कंडीशन से नहीं जाने की जरूरत है, तो उसको यहाँ पे जी के जाने की जरूरत नहीं है, तो जी वाला एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ई लिखा हुआ है तो ई की हमें नेसेसरी जरूरत पड़ेगी तभी जाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। डी की जरूरत पड़ेगी तभी इसकी भी जरूरत हमें है, यहाँ पे नहीं इसकी जरूरत है हमें, यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते। हम यहाँ पे बी का यूज करेंगे, भाई बी का यूज भी हो रहा है। हम यहाँ पे ए का यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे ए का यूज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है, हमें इसकी जरूरत नहीं है अगर हमने एच से सी तक जाना होगा, अगर जी से सी बंद होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 14 को हम ऐसा करते हैं, जल्दी से दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, वो सिमिलर ही है जो अभी हमने पहले भी पजल बनाई थी, ठीक है। एक बार दोबारा से बना लेते हैं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा हो जाए, ठीक है। ए बी सी डी ई कहाँ तक लिखा हुआ है, एफ एंड जी तक लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले भी बना के दिखाई थी ना यही पजल सेम, तो जितनी प्रैक्टिस देखो आप खुद करोगे ना उतना ज्यादा बेनिफिट है। हो सके तो आप वीडियो को पॉज करें, इसको खुद ट्राई करके देखो, आपका आंसर आ रहा है तो गुड है, नहीं आ रहा तो वीडियो को प्ले कर ले, ठीक है क्या नहीं। अब यहाँ पर आप सारे बच्चे देखो, यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन का मतलब समझें। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो हमारे पास इनकी कुछ सिटीज हैं और नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर है, और हर एक के पास एक एक सब्जेक्ट भी दे रखा है, और उसने बोला है कि कानपुर वाला यहाँ पे ज्योग्राफी वाला फॉलो करेगा, डी जो है वो शिलोंग के अंदर जाएगा। हमें देखो अगर डायरेक्ट आंसर करना हो ना जियोग्राफी का, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि हम सीधा आंसर कर देंगे बात खत्म। यहाँ पर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यार डी तो शिलोंग के पास है और जियोग्राफी कहाँ पे जा रही है, जियोग्राफी कानपुर वाले के पास जा रही है, तो कानपुर वाला इसका उत्तर यहाँ पे, ये शिलोंग वाला डी तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन तो एलिमिनेटेड है। बात समझ आ रही है हमने डायरेक्ट कैसे किया, आप ऐसे थोड़ा सा जरूर ट्राई किया करो, ठीक है। ऐसे आपको काफी कहानियां सिस्टम जो है वो समझ आ जाएंगे, ठीक है। बट मैं आपको पूरा बना के दिखा लेता हूँ। यहाँ पे डी जो है वो शिलोंग के पास जाएगा और सी हमारे पास यहाँ पे दिल्ली के पास जाएगा, और सी के पास क्या है यहाँ पर सोशल, और बी हमारे पास हिस्ट्री मैथ के अंदर नहीं जाता, हिस्ट्री और मैथ इसके पास नहीं है यहाँ पे, और ए हमारे पास है इकोनॉमी के पास, ए हमारे पास यहाँ पर इको के पास चला जाता है, और डज नॉट बिलोंग हैदराबाद, इसके पास हैदराबाद नहीं है, ठीक है। आगे जो लेक्चरर एफ है वो कॉमर्स के अंदर जाता है, एफ हमारे पास यहाँ पे कॉमर्स के अंदर चला जाता है, और किसको बिलोंग करता है, वो श्रीनगर को बिलोंग करता है, वो श्रीनगर को बिलोंग कर लेता है। जो हमारे पास जी है वो यहाँ पर स्टैट एंड चेन्नई में पढ़ाता है, चेन्नई में हमारे पास है, और यहाँ पे क्या पढ़ाता है, वो स्टैट पढ़ा रहा है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, इतना डाटा फिल हो गया। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आंसर जल्दी से कभी भी नहीं आ पाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे 2-3 पॉइंट समझने पड़ेंगे डायरेक्ट, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा यार कौन कौन सा जो फॉर्मेट है बच गया, हमें हमारे पास इतना पता है हिस्ट्री मैथ बचा हुआ है, जियोग्राफी बचा हुआ है, तो यहाँ पर बी के पास हिस्ट्री भी नहीं आएगा, मैथ भी नहीं आएगा, तो कन्फर्म है जियोग्राफी इसी के पास आएगा, और कोई तो डाटा बचा नहीं। और जियोग्राफी किसके पास है, कानपुर के साथ, तो जियोग्राफी किसके पास आएगी, बी के पास, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बट अगर फिर भी मैं इसको आगे लेकर जाऊं तो हैदराबाद ए के पास नहीं आता, हैदराबाद ई के पास ऑप्शन बचा है, हैदराबाद इसको दे दूं, और जो बच गया मुंबई वो हमारे पास ए के पास आ जाएगा। तो इन दोनों में से सर क्या करें, भाई हिस्ट्री और मैथ में से कोई भी सब्जेक्ट ये पढ़ा सकते हैं, और हिस्ट्री और मैथ में से कोई भी सब्जेक्ट ये पढ़ा सकता है, हम इसका आंसर नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन, मे बी इधर और, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पर ए ऑप्शन। आई होप समझ आ चुका होगा क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे द नंबर ऑफ मेल एंड मेल इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल, और आगे लिखा हुआ है ए एंड ई आर द सन ऑफ एफ, तो एफ हम यहाँ पे डिनोट कर लेते हैं, सन है तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे ना, सन नीचे को, नीचे हमारे पास लिख लेंगे, ए हमारे पास यहाँ पे सन है, सन के लिए डब्बा बनाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास ई के ऊपर भी डब्बा बनाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों सन है वो, ठीक है। लिखा हुआ है डी इज द मदर ऑफ ए टू, वन बॉय एंड वन गर्ल, जो डी है वो किसी की मदर है, दो बच्चों की, एक बॉय है एक गर्ल है, हमें डी के बारे में इतना ही पता है, बस इतना पता चल गया, डी का जेंडर हमारे पास फीमेल है, मदर से पता चल गया, ठीक है। बी इज ए सन ऑफ ए, बी जो है वो ए का सन है, बी हमारे पास ए का सन है, तो यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर देयर इज ओनली वन मैरिड कपल इन द फैमिली एट द प्रेजेंट, देयर इज ओनली वन मैरिड कपल। आप सारे बच्चे यहाँ पे देखो, अगर मैं एफ की यहाँ पे शादी कराऊं तो एफ का कोई रिलेशन हमें यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें इतना पता है जो डी है वो यहाँ पे मदर होगी, यहाँ पे एक बॉय एंड एक गर्ल की, ठीक है। और ए एंड ई आर द सन है, तो यार ए ई सन है तो डी का शादी हम एफ से तो नहीं करवा सकते,
हाँ, ए का जो रिलेशन है, ए का एक रिलेशन हमारे पास बी के साथ है कि बी उसका सन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डी के साथ शादी करवा दे डी की शादी ए के साथ करवा देता हूँ और ये आपकी इसकी यहाँ पर अपने आप ही वाइफ भी बन जाएगी और फीमेल जेंडर भी डिनोट होगा। इसका यहाँ पर एक मेल है, एक इसकी यहाँ पर फीमेल डॉटर भी होगी, वो हम साइड में लिख लेते हैं, बाद में फिल कर लेंगे। अब कौन-कौन सा डाटा बचा हुआ है यार, हमारे पास ए फिल हो गया, बी फिल हो गया, हमारे पास यहाँ पे डी फिल हो गया, ई फिल हो गया और एफ एफ फिल हो चुका है और एक डाटा बच गया हमारे पास, कौन सा बचा, सी है, तो सी यहाँ पर आएगा, तो सी यहाँ पर होगा, डी की यहाँ पे डॉटर होगी सी। क्लियर है कहानी? अब सारे बच्चों को यहाँ पे आएगा सर एफ का जेंडर कैसे निकालें? उन्होंने बोला हुआ है यहाँ पर कि यार इक्वल मेल इक्वल फीमेल है। आप यहाँ पे मेल चेक करो कौन-कौन है, यहाँ पे मेल हमारे पास ए भी मेल है, ई भी मेल है और बी भी मेल है, तो 3 मेल हो गए, तो 3 फीमेल होंगी जिसमें से एक डी है, एक सी है, तो यहाँ पे तीसरी फीमेल ये ऑटोमेटिकली बनेगी। उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो आपके पास डाटा है वो कौन सा यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए बी सी आर फीमेल। आप चेक कर लो, ए बी तो हमारे पास क्या है, मेल है भाई, फीमेल तो नहीं है, गलत हो गया ऑप्शन। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मेल है हमारे पास। ए इज अ हस्बैंड ऑफ ए डी, ए जो है वो हस्बैंड है डी का, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ई एंड एफ आर द चिल्ड्रन, भाई ई एफ चिल्ड्रन नहीं है हमारे पास, एफ जो है वो उसका ई का ई जो है वो एफ का चिल्ड्रन है, ठीक है, ये आपका गलत हो गया ऑप्शन। डी इज ए डॉटर ऑफ एफ, डी आपकी डॉटर एफ की नहीं है भैया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन ही आपका सही है। आई होप सबको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं एक और। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्यूब एंड डाइस में से पूछा गया कि हमारे पास क्यूब है 4x4x4 की एक बड़ी क्यूब है। तो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि आपको समझाऊं इस क्वेश्चन का पैटर्न किस लेवल तक आ जाता है, ठीक है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आप सिर्फ इसको ना, ये येलो कलर है बट मान के चलना ये पनीर का टुकड़ा है, ठीक है, व्हाइट कलर का बना लेना, ठीक है। ये व्हाइट कलर का एक आपके पास यहाँ पे एक क्यूब बना हुआ है, 4x4 इसकी डायमेंशन है। इसको हमने यहाँ पे स्लाइस कर दिया, कट कर लिया यहाँ पर 1x1x1 के अंदर। अगर आप पनीर के टुकड़े की कभी भी जब सब्जी आप खुद बनाओगे तो आपको पता होगा कि यार इसको ऐसे ऐसे कट कर लेते हैं हम, ऐसे ऐसे कट कर लेते हैं हम, ठीक है। और इसको इधर से भी कट कर लेते हैं, एक दो, ये तीसरी बार इधर को, और इसको नीचे को भी कट कर लेते हैं यहाँ पर, एक दो, तीसरी बार, और इसको इधर को भी कट कर लेंगे हम, एक दो तीन, एक दो तीन चार, हाँ 4 बार कट हो गया, सभी बच्चे चेक कर लो, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसे जल्दी से समझ नहीं आएगा, थोड़ी ठीक ठाक डायग्राम बनी है। उसने क्या बोला है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब डू नॉट हैव पेंटेड फेसेस। अगर मैं इसको पेंट कर दूं येलो कलर का, मान लो आपके पास पनीर का टुकड़ा है, मैंने बाहर से पेंट कर दिया येलो कलर का, जब मैं उसको कट करके बाहर इसके छोटे छोटे टुकड़े निकालूंगा तो इसके अंदर कितने ऐसे क्यूब बनेंगे जहां पर पेंट टच बिल्कुल भी नहीं होगा। या फिर मैं ऐसे बोल दूं इसमें कितने टुकड़े होंगे जो इसकी यहाँ पे टच करेंगे। जैसे यहाँ पर ये वाला फेस देखो, ये वाला क्यूब जब मैं ये वाला टुकड़ा बाहर निकालूंगा, इसके ऊपर, इसके सामने और इसके राइट साइड से जब मैं टुकड़े को बाहर रखूंगा, इसको 3 साइड से कलर हुआ मिलेगा। तो कितने ऐसे होंगे जिनको कलर हुआ नहीं मिलता है, उसका आप सारे बच्चे फॉर्मूला रट सकते हैं, n-2 की पावर क्यू। n इज ए नंबर ऑफ विच इज इन ग्रेटर फॉर्मेट, तो जो n है उसको यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 4-2 की पावर क्यूब विच इज इक्वल टू 8। 8 क्यूब ऐसे होंगे जिसके अंदर यहाँ पे पेंट नहीं टच होगा। सर कैसे पता चलेगा 8 कौन से होंगे? आप सोच के चलना, अगर मैं इसके ये ऊपर वाले जो भी आपके पास ये दिख रहे हैं, जैसे ये वाला आपके पास पेंटेड है, ये वाला पेंटेड वाला पार्ट ऊपर से सभी में है, तो ये वाला ऊपर वाला मैं डाइस, ये वाली क्यूब मैं सभी में से ऊपर वाली क्यूब में बिल्कुल ही हटा देता हूँ और इसका फ्रंट वाली क्यूब ये भी हटा देता हूँ, इसकी लेफ्ट वाली क्यूब भी हटा देता हूँ। जो इसके अंदर क्यूब बची होंगी वो अंदर वाली क्यूब ऐसी होंगी जो यहाँ पे पेंट नहीं होगा, तो वो 4x4 बनेगी, टोटल 8 ही बनेगी। आप इमेजिन करके भी आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, इसके ऊपर सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि पेंटेड शेप के ऊपर होते हैं, सिर्फ 4, 5वां कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कितने ऐसे क्यूब बनेंगे जो कि 3 साइडेड पेंट होते हैं, जिसका आंसर हमेशा 8 होता है। कितने ऐसे क्यूब बनेंगे जिसके अंदर 2 साइड पेंट होगा, कितने ऐसे क्यूब बनेंगे जिसके अंदर 1 साइड पेंट होगा, कितने ऐसे क्यूब बनेंगे जिसके अंदर कोई भी पेंट नहीं होगा। ये क्यूबाइड के अंदर भी पूछ लिया जाता है 4, 5, 6, तो ये पढ़ लेना है जब भी आपका पेपर होने से पहले पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं एक और। ये आपकी फिर से एक पजल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर हमारे पास 8 पर्सन है, वो स्टैंडिंग कर रहे हैं नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग याद रखना, अगर नहीं पता, ये ऊपर को नॉर्थ होता है, ये नीचे हमारा जो भी होता है ये साउथ होता है, नीचे को देखने वाला, ये हमारे पास यहाँ पे वेस्ट होता है, ये मेरे पास यहाँ पे ईस्ट होता है। तो उस नॉर्थ को फेसिंग करके टोटल 8 बंदे देख रहे हैं ऐसे ऊपर को, ठीक है। तो इसका डाटा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं और जो जो लिखा हुआ है उसको उसी के अकॉर्डिंग फिल कर देंगे बेटा, ठीक है। 8 बंदे हैं तो 8 बंदे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8वां इधर बिठा लेते हैं,
बी इज नॉट द नेबर ऑफ ए जी, कोई बात नहीं है, बाद में लिख लेंगे हम। एफ इज इमीडिएट राइट टू जी, मतलब जी के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है एफ, तो बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है। बट राइट इधर क्यों लिया, क्योंकि जी ऊपर को देख रहा है ना, नॉर्थ को देख रहा है वो, तो राइट इसका इधर ही आएगा। एंड नेबर ऑफ ए ई, मतलब जी जो है, जी के एफ जो है, एफ इमीडिएट राइट टू जी है, जी के बिल्कुल इमीडिएट राइट बैठा है, और ई के बिल्कुल इमीडिएट नेबर भी है। नेबर का मतलब है यहाँ पर ई यहाँ पे आएगा, तो ये तो पक्का पेयर बन गया, जी एफ ई सीधा सीधा फिट होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसने बोल दिया जी के साथ बी नहीं बैठेगा, तो जी के साथ बी नहीं बैठेगा, इसको हम दिमाग में रखेंगे, ठीक है। आगे लिखा है जी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, जी मतलब यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे तो वैसे नहीं हो सकता था क्योंकि इसके आगे बंदे थोड़ा बिठा रहे हैं, इसके आगे बंदे तो बिठा सकते थे, यहाँ पे जी लिखकर, यहाँ पे एफ लिखकर, ई लिखकर। जी यहाँ पर नहीं बैठा, ये क्लियर है, जी यहाँ पर कहीं पे भी बैठा हो सकता है। आगे लिख लेते हैं ए टू द 6 टू द लेफ्ट ऑफ ए ई, ई के 6 लेफ्ट के ऊपर जो है वो हमारे पास ए बैठा हुआ है। अब यहाँ से डाटा आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ई यहाँ पे बिठा दूं तो इसके 6 लेफ्ट देखो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के ऊपर ए बैठा हो सकता है, क्लियर है। या फिर मैं ऐसे कर लूं, या फिर ऐसे कर लूं, यहाँ पे मैं एक और डाटा बना लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, मैं थोड़ी, मेरी फोटो आ रही है, मैं दोबारा से बना देता हूँ साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था। यहाँ पे लिखते हैं ए 6 टू फ्रॉम द ई, अगर ई को यहाँ बिठाएंगे तो ए यहाँ पे आएगा, या फिर ई को यहाँ पे बिठाएंगे तो ए हमारे पास यहाँ पे आएगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 6 में लेफ्ट के ऊपर तभी आएगा जब हम ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जो एफ है वो इमीडिएट नेबर है, इमीडिएट राइट है जी का, और जी जो एफ जो है इमीडिएट नेबर ऑफ है ई, तो यहाँ पर एफ जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ ई है, और जी के राइट में है तो जी इधर होगा, इधर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर एफ और जी इधर आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं एच इज टू द 6 टू द राइट ऑफ ए सी, 6 टू द राइट ऑफ ए सी। अगर मैं सी को यहाँ पे बिठाता हूँ, ध्यान रखना, अगर मैं सी को यहाँ पे बिठाता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मेरा कन्फर्मली है कि एच मेरा निकल जाएगा यहाँ पर। अगर सी यहाँ पे बिठाएंगे तो एच यहाँ पे आएगा। बट अगर मैं सी को यहाँ पे बिठाऊं तो एच, अगर मैं सी को यहाँ पे बिठाऊं 1 2 3 4 5, यार 6 में के ऊपर बैठेगा हमारे पास ये वाला एच, हमारे पास तो ये तो कंडीशन फिल नहीं हुई। अगर मैं सी को यहाँ पे बिठाऊं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर तो ऑलरेडी एफ बैठा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो मतलब ये कंडीशन गलत है, ये सही है नीचे वाली, ठीक है। आगे जैसे जैसे डाटा दे रखा है फिल कर दो। बी जो है जी के साथ में नहीं बैठेगा, बी जी के साथ नहीं बैठेगा तो इधर बिठा लो, और ए बी सी डी बंदा रहेगा, डी यहाँ पे बैठेगा। उसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इन द अबव, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, सी इमीडिएट राइट ऑफ ए है, लेफ्ट ऑफ ए नहीं है, गलत ऑप्शन है। डी इमीडिएट नेबर ऑफ ए बी एंड एफ, बी एंड एफ के नेबर के अंदर बैठा है यहाँ पे कौन सा नंबर, डी, बी एंड एफ के नेबर के अंदर तो नहीं बैठा, ये भी गलत है। जी इमीडिएट नेबर है डी का, जी जो है वो इमीडिएट नेबर है डी का, ये सही है कथन, ये आपका सही उत्तर बना लेगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए एंड डी एक्सट्रीम एंड के ऊपर है भाई, ए तो है, एच है यहाँ पर, ई नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, सी मस्ट बी द राइट आंसर। क्लियर है, एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करना तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के ऊपर। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा पूछा गया, कैलेंडर टॉपिक से है, बट आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं भी है कैलेंडर टॉपिक की, तो आप इसको वैसे ही आप जज करके भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जो सेकंड एंड फोर्थ डे है सैटरडे का, उसके साथ जो संडे आएंगे, उसके साथ साथ जो संडे आएंगे वो सारे के सारे छुट्टी पे हैं, बट सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे भी आपका छुट्टी पे है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर क्या होंगे ऑफिस लगने के, ये पूछा जा रहा है, कोई भी ईयर हो और कोई भी मंथ हो, ये पूछा जा रहा है। यार कोई भी मंथ का समझ आ रहा है कि यहाँ पर सबसे छोटा मंथ फरवरी का होगा, जिसके अंदर 28 डेज होंगे। कब, जब लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर, भैया जब नॉन लीप ईयर होगा तब कोई भी ईयर ले लो, जैसे 2017 2021, ये सारे आपके नॉन लीप ईयर है, तो चार्ट से डिवाइड नहीं होते, वहां पे 29 फेब नहीं आएगा। और 29 फेब के लिए भी अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो मुझे सबसे ज्यादा छुट्टी चाहिए, ताकि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज आए, मिनिमम नंबर के लिए ज्यादा छुट्टियां होंगी तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग होगा। अगर मैंने ज्यादा छुट्टियां नहीं की, कम छुट्टियां की, तो ज्यादा वर्किंग होगा, समझ आई बात। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट डे को ही संडे मान लो, फर्स्ट डे को संडे मान लेते हैं, और 8 को मान लेते हैं, और 15 को मान लेते हैं, और 15 के साथ 7 ऐड करते हैं, यहाँ पर 22 को मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 संडे आएंगे, और इसके बीच बीच एक 7th को आपके पास सैटरडे होगा, एक हमारे पास 14th को सैटरडे होगा, एक यहाँ पे होगा हमारे पास 23rd को सैटरडे होगा, एक और भी आएगा 28th को भी सैटरडे आएगा। तो ये 4 संडों की छुट्टी तो आएगी आएगी,
बट जो सेकंड सैटरडे है एंड फोर्थ सैटरडे इसकी भी छुट्टी चाहिए, तो ये 2 छुट्टियां और होगी, 4 छुट्टियां यहाँ पे होंगी, तो टोटल 6 छुट्टी होगी ना। तो 6 अगर यहाँ पे हॉलीडे रखेंगे तो 22 ऑफ वर्किंग डे आएंगे, ये आपका मिनिमम नंबर ऑफ डेज आएगा, ये आपका सही उत्तर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं और उसको खुद ट्राई करना है सबसे पहले, फिर उसका सोल्यूशन सुनना है आपने, ठीक है। यहाँ पर फिर से 19 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहते हो तो कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। बट अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो को प्ले करके भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो ए टिप बी लिखा हुआ है इसका मतलब है ए सन ऑफ बी है। मतलब जहाँ पे प्लस का आइकन होगा तो पहले वाला सन होगा दूसरे का, मतलब यहाँ पे प्लस का आइकन दिखा तो पहले वाला सन होगा दूसरे का। तो आर जो होगा हमारे पास यहाँ पर, उसने बोला ए इज ए सन ऑफ बी, तो पी इज ए सन ऑफ ए आर है, तो पी हमारे पास यहाँ पे सन है, तो कुछ ऐसा डाटा दिखेगा। आगे माइनस का मतलब लिखा हुआ है ए इज ए वाइफ ऑफ ए बी, पहले वाली वाइफ होगी दूसरे की, मतलब आर इज ए वाइफ ऑफ ए क्यू। आर इज ए वाइफ ऑफ ए क्यू, इट मीन क्यू आपके पास यहाँ पे इसका हस्बैंड होगा तो मेल होगा। तो पहली स्टेटमेंट देखो, क्या वो आपके पास सन है क्या पी का, क्या वो भाई सन थोड़ी है पी का, ये तो गलत है। क्या वो आपके पास वाइफ है पी की, क्या वो यहाँ पे वाइफ कहां से दिख रही है, ये भी गलत है। क्या वो इज द फादर ऑफ ए पी, यस क्या वो इज द फादर ऑफ ए पी, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन मस्ट बी द राइट आंसर, ठीक है। क्या वो अगर यहाँ पर पी है, पी की यहाँ पर मदर आर है, आर की शादी क्या से हुई है, तो इसका यहाँ पर फादर होगा, ये आपका डेफिनेटली उत्तर ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 20 को भी आप करके देख लो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप ऑफ ए 6 वुमेन देयर आर 4 टेनिस प्लेयर, 4 पोस्ट ग्रेजुएट इन ए सोशियोलॉजी, 1 पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, 3 बैंक एम्प्लॉय। यहाँ पे आगे काफी डाटा लिखा हुआ है, तो आप इसको डाटे को सीधा डायरेक्ट लिख लो, ठीक है। 6 यहाँ पर वुमेन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है विमला एंड कमला आर दी बैंक एम्प्लॉय, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विमला एंड कमला जो है वो मेरे पास यहाँ पे बैंक में काम करती हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बैंक एम्प्लॉय रहे होंगे ये। आगे वाइल अमला एंड कमला, यहाँ पर देखो यहाँ पे आपको मिक्स नहीं होना, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, काफी बच्चे यहाँ पे कमला देखते हैं और यहाँ पे कोमला देखते हैं, तो दोनों में गड़बड़ मत करना, ठीक है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, बट आप पेपर में शॉर्ट नाम का थोड़ा ढंग से ध्यान से करना। अगर मैं यहाँ पर जैसे कमला पढ़ रहा होता मैं इसको के ए से डिनोट कर देता हूँ, ताकि कमला और कोमला में फर्क पता चले, ठीक है। जैसे अमला यहाँ पे लिखा है तो ए एम लिख लेते हैं, और यहाँ पे कोमला लिखा है तो यहाँ पे के ओ लिख लेते हैं टाइम के लिए। ये हमारे पास यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट लिख लेते हैं यूएन, बस बात खत्म है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हमें फास्ट करना पड़ेगा। और आगे लिखा हुआ है कोमला एंड निर्मला आर अमंग द टेनिस प्लेयर। आपको यहाँ पे देखना होगा कोमला एंड निर्मला जो है ये टेनिस प्लेयर है। मैं इसको मार्क इसलिए कर रहा हूँ, आपको आगे जाके पता चलेगा। वैसे आके चेक करो, अमला कमला कोमला आपके पास जो है, निर्मला ये पोस्ट ग्रेजुएट है सोशियोलॉजी में, ऑफ हुम 2 ऑफ देम आर बैंक एम्प्लॉय, वो मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है पहले, ठीक है। इफ श्यामला इज ए पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, हु अमंग द फॉलोइंग इज बोथ इन द टेनी प्लेयर एंड ए बैंक एम्प्लॉय। आप सारे बच्चे इतना डाटा देखो, आप समझोगे। काफी बच्चे इसको जल्दी से नहीं कर पाते, बट आप समझ के देखो। कोमला एंड निर्मला की बात करें तो ये दोनों टेनिस प्लेयर हैं, तो आंसर या तो कोमला होगा या निर्मला होगा, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ टेनिस प्लेयर है ही दो। उसने पूछा कि टेनिस प्लेयर के साथ साथ बैंक एम्प्लॉय भी होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, या तो कोमला होगा या निर्मला होगा, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं विमला, विमला बैंक एम्प्लॉय तो है हमारे पास, कमल कमल भी बैंक एम्प्लॉय है हमारे पास, वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम लेंगे नहीं यहाँ पे। इसको वैसे नहीं रख सकते क्योंकि दोनों के दोनों अनएम्प्लॉयमेंट है। आपने यहाँ पे अभी भी पढ़ा, जो कुमला है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कुमला तो आंसर होने से रह गया, ये उत्तर तो होने से रह गया फिर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, निर्मला, यही आपका सही उत्तर बन जाएगा। क्लियर है कहानी? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे लिखा है अमना कमला एंड कोमला निर्मला आर दी पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशलिस्टी एंड हुम 2 ऑफ देम आर बैंक एम्प्लॉय। बैंक एम्प्लॉय इसमें निर्मला रही होगी, तभी आपके पास ऑप्शन में गिवन है यहाँ पे, सॉरी ये वाला ऑप्शन, ठीक है। सी मस्ट बी द राइट आंसर। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को और भी जल्दी किया जा सके। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार आप सीधा इसका सोल्यूशन चेक करो क्या पूछा हुआ है, ठीक है। टेनिस प्लेयर पूछा है, तो भाई टेनिस प्लेयर कौन कौन है हमारे पास, यहाँ पर ये 2 ऑप्शन, इसका मतलब ये ऑप्शन तो एलिमिनेटेड हो गए। और यहाँ पे कोमला हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, कोमला आंसर नहीं होगा, ये आपका उत्तर है, क्योंकि बैंक एम्प्लॉय चाहिए थे उसको, ठीक है। अब ये जल्दी से कैसे कोई सोच लेगा भाई? ऐसा थोड़ी है कि मैंने आपको बता दिया आप जल्दी से चुटकियों में सोच लोगे। पेपर में भी, पेपर के अंदर आपको सारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और जो मैंने पहले किया था वो आपकी पेपर अप्रोच है। ये अप्रोच आपकी रटी रटाई होगी कि हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। शॉर्टकट आप बहुत देखते हो, ठीक है, तो शॉर्टकट से कभी पेपर आपका जल्दबाजी से नहीं निकलेगा। हाँ, अगर तुम प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हो, उन क्वेश्चनों को 3 बार कर चुके हो, 2 बार कर चुके हो, तो उसके ऊपर शॉर्टकट सीखना अच्छी बात है। बट इन क्वेश्चनों के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, इसको ऐसे ही करना है आपने, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं 21। तो ये क्वेश्चन आपका क्लॉक से पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वॉच लूसेस 2 मिनट इन एवरी 24 एंड व्हाइल अनदर वॉच गेन 2 मिनट इन एवरी 24 आवर at a particular instant two watch showed an identical time. Which of the following statement is the correct if the both are if the 24 hour clock? ये मतलब जो दोनों की दोनों क्लॉक है वो 24 आवर की है। तो आप सिंपल सोच के देखो यार, एक जगह में 2 मिनट का लॉस हो रहा है, एक जगह में 2 मिनट का गेन हो रहा है। तो ओवरऑल अगर चेक करूँ तो 4 मिनट का फर्क पड़ेगा। 4 मिनट का फर्क पड़ेगा कब? 24 घंटे के अंदर अंदर। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर 4 मिनट का फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर उसने पूछा कि यहाँ पर ऑप्शन वाइज बताओ, 30 दिन के बाद आइडेंटिकल टाइम होगा, 90 दिन के बाद होगा, या फिर 120 दिन के बाद होगा। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ लिया जा सकता है। क्लियर? आप सारे बच्चे देखो, इसको करने के बहुत अलग अलग ढंग, तौर तरीके हो सकते हैं। क्या पता आपके दिमाग में पेपर में क्या अप्रोच आए, तो वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा और जज भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक दिन की बात करूं, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास से एक दिन का मिनट आ जाएगा टोटल। मुझे ये वाला जो मिनट का सिस्टम है, इसको यहाँ पे चेक करना कि 4 मिनट का एरर आ रहा है। तो 4 मिनट से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो टोटल 360 दिन के बाद ये आइडेंटिकल दिखाएंगे। ये इसका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका मस्ट बी द राइट आंसर। अब ये हो सकता है किसी बच्चे को लगे सर 4 से कैसे डिवाइड कर दिया, ये चीजें मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आने वाले टाइम के अंदर ये चीजें मैं फुल कंप्लीट कोर्स से लेकर आने वाला हूँ। बट अभी मेरा टारगेट कुछ और है। जल्दी से आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फ्री में। और वो जो चीजें होंगी वो आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप इस सेशन को बेनिफिट लें और ये चीज को समझे कि यार अगर 24 घंटे थे तो एक दिन के अंदर टोटल आपके पास इतने मिनट होंगे, 24 इंटू 60। तो मिनट कितने खराब हो रहे हैं? 4 मिनट। 4 से डिवाइड कर दो, 360 दिन लग जाएंगे वो बैलेंस होते होते। तो ये आपके ऑप्शन में थे ही नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा बहुत अच्छा पूछा गया है। ए क्लॉक स्ट्राइक वंस एट ए 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock, थ्राइस at 3 o'clock and so on. If it is take 12 seconds to strike at 5 o'clock, what is the time taken by it to strike at 10 o'clock? ठीक है, तो काफी बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, बहुत मैंने जब भी ऐसे ऑफलाइन क्लास के अंदर कभी मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत बच्चे जल्दीबाजी में ऐसा करते हैं कि यार 5 o'clock है तो इसका आंसर कितना है? 12 सेकंड है। 10 o'clock होगा तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? 24 सेकंड, क्योंकि 5 की वैल्यू 12 है। अगर ये 5 का डबल हो रहा है तो ये 12 का डबल हो जाएगा। 24 आपका ऑप्शन में भी दिख रहा है। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट कभी इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आप सारे बच्चे सिर्फ एक चीज चेक करो, यहाँ पे स्ट्राइक की बात करेंगे अगर, तो अगर यहाँ पे 5 o'clock हो चुका है तो यहाँ पे टोटल 5 स्ट्राइक हो जाएंगी। भाई 5 स्ट्राइक के अंदर कितने इंटरवल क्रॉस होंगे? अगर मैं 1 से लेकर 5 तक आना चाहता हूँ, 1 2 3 4, 4 इंटरवल क्रॉस होने के बाद ही 5वां नंबर आएगा। क्योंकि एक से लेकर 2, मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूँ, ध्यान रखो। 1 2 3 4 5, अगर मेरे पास 5 स्ट्राइक हो रही है, पहले 1 से 2 जाएगा एक इंटरवल, 2 से 3 जाएगा एक इंटरवल, 3 से 4 जाएगा एक इंटरवल, 4 से 5 जाएगा एक इंटरवल। तो टोटल कितने इंटरवल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? मुझे 4 इंटरवल दिखाई दे रहे हैं। तो 4 इंटरवल के लिए कितना टाइम लग रहा है? यहाँ पे 12 सेकंड लग रहा है। ये गिवन है आपको। अगर ऐसे मेरे यहाँ पे 10 क्लॉक होंगे तो 10 o'clock के लिए कितनी स्ट्राइक होंगी? टोटल 10 स्ट्राइक होंगी। और 10 स्ट्राइक के लिए कितने इंटरवल आएंगे? यहाँ पे 9 इंटरवल आएंगे। तो 9 इंटरवल के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर 4 की वैल्यू आपके पास 12 है, मल्टीपल बाय 3 से आ रहा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, या फिर यूनिटरी मेथड लगा लो कि 4 की वैल्यू 12 है तो 12 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9, ये इससे कट जाएगा 3 बार, तो आंसर कितना आएगा? 27 सेकंड। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दे रखा। तो जब ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर, तो वहां पर इस क्वेश्चन का आंसर, बोनस आंसर सबको मिला था। ठीक है, बोनस आंसर मतलब बोनस स्कोर आप सभी को मिला था। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे जल्दी यहाँ पे नेक्स्ट सेशन के अंदर 20